Good morning, everybody, and welcome to this session for CA Intermediate Financial Management. We are studying capital budgeting. Question number 20, 21 and 22 were for your homework. नई लिंक है आज, तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जस्ट चेक देम कि वो कहीं किसी दूसरी पुरानी लिंक पर तो ज्वाइन करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. ओके, चलिए जी. सो क्वेश्चन नंबर 20 से हम बात शुरू करते हैं. देखिए, अगर आपने क्वेश्चन 20 को सॉल्व करने के लिए 4 साल और 3 साल की टेबल बनाई है तो लेट मी टेल यू उसकी जरूरत नहीं है. जैसे अगर मैं प्रोजेक्ट एक्स की बात करता हूं तो प्रोजेक्ट एक्स में मैं पहले एनपीवी कैलकुलेट करना चाहता हूं. तो प्रोजेक्ट एक्स में हर साल जो इनफ्लो है वो 5,000 रुपीज है और 4 साल का जो एन्युटी फैक्टर है वो 3.170 है और इनिशियल आउटफ्लो 10,000 रुपए है. तो एनपीवी 5849 आती है और उसके बाद ईएनपीवी जो है उसकी अगर हम बात करें तो वो 1845 आती है. बस इतना सिंपल आसान सा प्रेजेंटेशन है प्रोजेक्ट एक्स को लेकर के. नहीं सर, वो थोड़ा तो ढंग से दिखाना पड़ेगा. अच्छा, थोड़ा ढंग से दिखाना चाहते हो, ऐसा लिख दो एनपीवी इज इक्वल टू एनुअल कैश फ्लो multiplied by present value annuity factor at the rate of R% for n number of years minus initial cash flow. लो जी, अच्छा प्रेजेंटेशन हो गया. सिमिलरली ईएनपीवी के लिए ऐसा ढंग से लिख दो इक्विवेलेंट नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू नेट प्रेजेंट वैल्यू divided by present value annuity factor. ये सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन भी हो गया. बस अब ये जो काम हमने प्रोजेक्ट एक्स के लिए किया है एग्जैक्टली वही काम हम प्रोजेक्ट वाई के लिए करेंगे, जिसमें एनुअल इनफ्लो है 3,000 और 2.487 जो है वो फैक्टर है. तो बताओ फाइनली ईएनपीवी कितनी आ रही है प्रोजेक्ट वाई की? टेल मी ईएनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट वाई. सब लोगों से आंसर चाहिए बेटा, और आपके आंसर्स ग्रुप पर पोस्टेड भी चाहिए. $1995 आ रहा है. ओके, फैंटास्टिक. और फाइनली decision as ENPV of project Y is higher, therefore it should be accepted
by the company. ओके ये देखो, अच्छा आप जरा ईमानदारी से बताओ कि आप में से कितने लोगों ने ये 5 इयर्स और 4 इयर्स और 3 इयर्स की टेबल बनाई थी? से यस अगर आपने टेबल बनाई थी। बस 12 लोगों ने टेबल बनाई। तो जिन्होंने टेबल नहीं बनाई और जैसे मैंने किया है वैसे किया है वो नो टाइप कर दो। काउंट करें देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तीन चार लोग ऐसे हैं जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है। होमवर्क पोस्ट करने का लास्ट मिनट अभी चल रहा है बेटा, उसके बाद फिर नहीं माना जाएगा। फिर मैं लिख दूंगा वहां पे क्लोज, लिख देता हूं क्लोज्ड। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। तो आपने देखा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो एनयूटी फैक्टर के फॉर्मूला से, क्योंकि इसी टाइप से बना हुआ क्वेश्चन है। इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 21 में भी बेटा यही करके आप सॉल्व कर सकते हो। मॉडल 1 एंड मॉडल 2 दिए ना इसमें, बस इसी लाइन पे आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन 21 को। ये देखो पहले आपका आ गया मॉडल 1। मॉडल 1 में मैं जब कैश फ्लो लूंगा तो एनुअल जो कैश फ्लो है वो है -30 लाख, है ना, और डिस्काउंटिंग रेट 13% है। तो जरा एन्युटी फैक्टर बताएंगे आप मुझे? एन्युटी फैक्टर प्लीज। 10 लाख है, सॉरी। लो क्वेश्चन सॉल्व कराया ना, तो 4 साल का 13% का एन्युटी फैक्टर तो बोलो। टू 2.974 परफेक्ट। और बस उसी से फिर आपने आगे निकाल दी ईएनपीवी। ये एनपीवी माइनस साइन के साथ है, तो ईएनपीवी निकालते समय पर भी यही फिगर लेके चलना पड़ेगा। बताओ ईएनपीवी कितनी आ रही है? टाइप योर आंसर प्लीज। ओके 20 लाख रुपए ईएनपीवी आती है। पता है इस ईएनपीवी का इंटरप्रिटेशन क्या है? इसका इंटरप्रिटेशन सिंपल है कि अगर आपने ये मशीन खरीदी तो इनिशियल कॉस्ट और एनुअल कॉस्ट सब मिला के ये मशीन आपको 20 लाख रुपए साल की कॉस्ट आएगी इस मशीन की। मतलब अगर कोई आपको इस मशीन को 19 लाख रुपए साल के किराए पे 4 साल के लिए देने को तैयार हो, तो आपको इमीडिएटली इसको किराए पे ले लेना चाहिए। देखो यार ये ईएनपीवी मैं आपको ना इसका एक बहुत बेहतरीन शॉर्टकट बताता हूँ। चलो जैसा मैं कहता हूँ वैसा आप करो। ओके, आप अपने कैलकुलेटर पे टाइप करो -30
ओ भाई माइनस दबा के 30 दबाने से -30 नहीं आता है, 30 टाइप करो और फिर उस पर प्लस ऑब्लिक माइनस साइन प्रेस कर दो। -30 टाइप कर लिया सब लोगों ने? वेरी गुड। अब मैं जो बोल रहा हूं वो क्विकली करना। हाँ, डिवाइडेड बाय 2.974 -10 इक्वल टू, बोलो क्या आंसर आ रहा है? अरे ढीले लोगों, कम ऑन यार। अरे वाह सर, मजा आ गया ये तो। हाँ तो मजा तो आएगा ना, मजा लाने वाली बात ही है तो मजा क्यों नहीं आएगा। ईएनपीवी देखो हमने कैसे निकाली थी, मैं आपको फिर से बताता हूँ। आपने बोला हर साल 10 लाख का आउटफ्लो है, फिर उसके बाद आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2.974 फैक्टर से, फिर आपने इसके बाद 30 लाख रुपए माइनस कर दिए, और फिर इसके बाद में क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। ये तो निकल के आ गई आपकी एनपीवी। जब एक बार एनपीवी निकल के आ गई तो आपने फिर एनयूटी फैक्टर से डिवाइड कर दिया सो दैट आप ईएनपीवी निकाल सकें, राइट? देखो ना न्यूमरेटर में जो लिखा है वो एनपीवी निकालने की स्टेप है, एनुअल कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाय एनयूटी फैक्टर। तो ये 29.74 लाख क्या आ गया? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो। और 30 क्या आ गया? इनिशियल कैश फ्लो। और इन दोनों माइनस माइनस साइन को आपस में ऐड कर लिया तो 59.74 क्या आ गई? एनपीवी। एक बार एनपीवी आ गई तो उसको 2.974 से आपने डिवाइड कर लिया। तो पता है एक्चुअली आपने किया क्या है? आपने किया ये है, देखना क्या कर डाला आपने। लुक एट इट नाउ। ये देखिए, जो 2.974 से आपने डिवाइड करा था ना, 2 साल 2 बार अलग अलग, दोनों को, तो दोनों को एक साथ डिवाइड करने की जगह मैंने दोनों को अलग अलग डिवाइड कर लिया, है ना? अब इसमें क्या होगा बेटा पता है कि ये जो आपका 2.974 और 2.974 है, ये एक दूसरे को कर देगा कैंसिल। 2.974 से 2.974 कैंसिल, और जैसे ही ये कैंसिल होता है तो उसके बाद में फिर क्या बचेगा पता है? -10 और -30 डिवाइडेड बाय 2.974। और आप ध्यान दो, अभी हमने यही तो शॉर्टकट चलाया है। मैं आपको शॉर्टकट चलने के पीछे का लॉजिक बता रहा हूं मैथमेटिकली। तो आप कैलकुलेटर ऑन करो, फिर से 30 टाइप करो, माइनस साइन लगाओ, डिवाइडेड बाय 2.974 -10 इक्वल टू, सो इज इट 59.7, इज इट 20.08 आ रहा है ना सबका आंसर? वेरी गुड। ये देखो, ये है शॉर्टकट के पीछे का लॉजिक। तो मैं आपको इस शॉर्टकट की लिमिटेशन बता देता हूं। पहली बात तो ये शॉर्टकट तभी चलेगा जब एनुअल कैश फ्लो इक्वल हो। एनुअल कैश फ्लो इक्वल होगा तभी तो एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में। ये जो आपने बड़े मजे से यहाँ 2.974 से मल्टीप्लाई करा है, ये तो तभी पॉसिबल है ना जब आपके एनुअल कैश फ्लो इक्वल हो। ये शॉर्टकट तभी चलेगा व्हेन एनुअल कैश फ्लोज आर इक्वल। और दूसरी बात, इसमें ना कोई टर्मिनल वैल्यू और कोई सैल्वेज वैल्यू वगैरह भी नहीं है, इसलिए भी ये शॉर्टकट आसानी से चल पा रहा है। इस शॉर्टकट को ना मैं आपको थोड़ा मैथमेटिकली तो ठीक है, मैं आपको लॉजिकली भी एक्सप्लेन करता हूँ, उससे ईएनपीवी पर आपकी ग्रिप जो है वो और स्ट्रांग हो जाएगी। अगर मैं इस शॉर्टकट को थोड़ा लॉजिकली एक्सप्लेन करूं तो आप ऐसे समझो, मान लो आप एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग के 4th फ्लोर पे रहते हो
और लिफ्ट किसी कारण से खराब है या है ही नहीं, और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आपका फ्रेंड आया और नीचे से आवाज लगा रहा है आपको, अरे ऋषि। पवन जो है वो ऋषि के घर गया, वो ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर पे रहने वाले ऋषि को आवाज लगाया, ऋषि 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 ऋषि। सारी मल्टी ने सुन लिया, सब ऋषि ऋषि चिल्लाने लगे, अरे भाई नीचे चला जा, तेरा दोस्त। ऋषि आया खिड़की में, बोला और, बोला अरे जल्दी आ, दौड़ के नीचे आ फटाफट। ऋषि दौड़ा दौड़ा नीचे गया। नीचे पवन बोलता है कि यार अपन ना ग्रुप स्टडीज करते हैं, चल तेरे घर चलते हैं ऊपर, वहीं बैठ के पढ़ेंगे। माय गॉड, ये जोक सिर्फ मुझे ही समझ में आया। ओहो, और किसी को समझ ही नहीं आया प्रभु। फिर नीचे बुलाया क्यों? हाँ, ऋषि ना मिला के घूंसा मार देगा पवन को कि भाई तूने मुझे नीचे बुलाया क्यों है? तो यही तो हो रहा है। अरे बेटा, ये जो 10-10 लाख 4 बार मिल रहे हैं ना, इन गरीबों के साथ यही हो रहा है। ये जो 10-10 लाख 4 बार मिल रहे हैं, ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर पे मिल रहे हैं, और आपने इसको मल्टीप्लाई करा है 2.974 से। तो जैसे ही आप एन्युटी फैक्टर मल्टीप्लाई करते हो, तो ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर से नीचे उतर के 0 ईयर पे आ जाते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर से नीचे उतर के कहाँ आ जाते हैं? 0 ईयर पर आ जाते हैं, और ये बन जाता है 29.74 लाख। फिर 29.74 लाख में और 30 लाख जोड़ते हो तो 59.74 लाख हो जाता है। फिर पूरे 59.74 लाख को 2.974 से डिवाइड कर देते हो। एक छोटी सी बात समझो कि जब आप प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, मतलब आप कैश फ्लोज को अक्यूमुलेट कर रहे हो 0 ईयर पर। मतलब आप कैश फ्लोज को अक्यूमुलेट कर रहे हो 0 ईयर पे, और जब आप 2.974 से डिवाइड कर रहे हो, मतलब 0 ईयर के कैश फ्लो को 4 साल पर स्प्रेड कर रहे हो। एक छोटा सा नोट हिंदी में लिख लो तो आप, एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना मतलब, एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना मतलब 4 साल में बिखरे हुए कैश फ्लोज को जीरो ईयर पर अक्यूमुलेट कर लेना। इकट्ठा, इकट्ठा अगर लिखते आ जाए आपको तो 4 साल पर बिखरे हुए कैश फ्लोज को 0 ईयर पर इकट्ठा, इकट्ठा कर लेना। एंड एन्युटी फैक्टर से डिवाइड करना मतलब 0 ईयर के कैश फ्लो को चार साल में स्प्रेड कर देना, बिखेर देना। 4 साल में स्प्रेड कर देना। मल्टीप्लाई मतलब अक्यूमुलेट, डिवाइड मतलब स्प्रेड। तो ये 10-10 लाख गरीबों के साथ आप क्या कर रहे हो? नीचे आ नीचे आ नीचे आ करके सबको 0 ईयर पे इकट्ठा कर लिया। जब 0 ईयर पे इकट्ठे हो गए, तो आपने एन्युटी फैक्टर से डिवाइड करके उनको वापस 4 साल पे स्प्रेड कर दिया। तो वो बोल रहे भाई साहब, हमको एक्यूमुलेट भी मत करो और स्प्रेड भी मत करो, आप तो सीधे से काम एक ये करो कि हम तो ऑलरेडी 4 साल पे बिखरे हुए ही हैं 10-10 लाख,
ये जो आपका 30 लाख है ना, खाली ये 0 ईयर पर अक्यूमुलेटेड है। ये जो आपका 30 लाख है, खाली ये 0 ईयर पर अक्यूमुलेटेड है। इसको आप स्प्रेड कर दो 4 साल पर, बस। तो इस शॉर्टकट में हमने वही करा, इसको 4 साल पे स्प्रेड कर दिया। तो 30 लाख को 4 साल पे स्प्रेड करा तो 10-10 लाख रुपए हर साल आ गए, और 10 लाख रुपए साल पहले से लगी रहे थे। तो जो 30 लाख में आपने मशीन खरीदी वो एक्चुअली पड़ रही है 10 लाख रुपए साल। फिर जो मेंटेनेंस में 10 लाख लग रहे हैं वो अलग, तो 10 और 10 कितनी पड़ गई आपको मशीन? 20 लाख रुपए साल। अरे बहुत फैंटास्टिक आइडिया है यार ये तो। अरे आप एक टू व्हीलर खरीदते हो जो ज्यादा से ज्यादा कितना चलती है, 10 साल चलती है। तो आपने एक टू व्हीलर खरीदी मान लो 70,000 रुपए की, तो कैलकुलेटर पे टाइप करना जरा 70,000, 70,000। अब इस 70,000 को अगर मैं 10 साल पे स्प्रेड कर दूं एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, तो डिवाइडेड बाय 6.145 कर लो। 70,000 डिवाइडेड बाय 6.145। 6.145 इसलिए क्योंकि वो 10% का 10 साल का एन्युटी फैक्टर है। कितना आ गया? बराबर 11,400 रुपए आ गया ना। तो ये जो आपने 70,000 की बाइक खरीदी, टू व्हीलर खरीदी ना लमसम, ये आपको पड़ रही है 11,400 रुपए साल। और इसके अलावा अगर आप 500 रुपए महीने का पेट्रोल फूंक देते हो करके, 500 रुपए महीने का पेट्रोल फूंक करके फूंक देते हो, तो 6,000 रुपए साल का पेट्रोल फूंक देते हो, तो 11,391 में 6,000 रुपए और जोड़ लो, कितना हो गया? 17,391 हो गया। और 2,000 रुपए साल का मेंटेनेंस का खर्चा आएगा, वो जोड़ लो। तो ये जो आपकी टू व्हीलर है ना, ये तकरीबन आपको 20,000 रुपए साल की पड़ रही है। एक टू व्हीलर मेंटेन करना 10 साल तक, मतलब 20,000 रुपए साल का खर्चा करना। हाँ, वो 2,000 में मेंटेनेंस और इंश्योरेंस दोनों जोड़ लिया बेटा। 20,000 रुपए साल का खर्चा करना जैसा है ये। ओके, ये फंडा है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे तो क्वेश्चन तो बहुत इजीली सॉल्व हो गया, लेकिन इस तरह से एक्सप्लोर करने से ना थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग आती है किसी भी कंसेप्ट की हमको। मॉडल 2। अब मॉडल 2 की अगर मैं बात करूं तो उसकी कहानी थोड़ी सी अलग है। 40 लाख और 7 लाख है उसकी कहानी में। 40 और 7। तो मैंने कहा कि देख भाई मॉडल, 7 लाख तो यहाँ लग जाएंगे और 13% का फैक्टर है। जरा मुझे एनपीवी बताना इस मॉडल की। ओनली एनपीवी, टेल मी एनपीवी ऑफ दिस मॉडल। $64 लाख है क्या? और ईएनपीवी बताना कितनी आ रही है? 18.37। क्योंकि इसकी लेस नेगेटिव है मॉडल 2 की, इसलिए हम मॉडल 2 को सिलेक्ट कर लेंगे। बोलो, ग्रिप आ गई कंसेप्ट पर? आंसर तो क्या ठीक है, आ ही जाता है।
अब ना क्वेश्चन 22 को मैं इतने डिटेल में नहीं जाता हूं, आप मुझे सिर्फ डायरेक्ट ईएनपीवी बता दो। पूरा सॉल्व करके अब नहीं दिखाता हूं मैं। ए की ईएनपीवी 1,01,03,17 और बी की ईएनपीवी 117,618। लगभग इतना आंसर आ जाना चाहिए, और ये शायद निगेटिव होगी दोनों ही ना, क्योंकि इसमें कॉस्ट दी है। तो डिसीजन अपना क्या होगा? ए इज बेटर। ये देखो, टैली कराने को मैं ना सारे क्वेश्चन के आपको ऐसा आंसर भी टैली करा सकता हूँ डायरेक्ट फाइनल आंसर, लेकिन भला मानो कि मैं आपको पूरा क्वेश्चन बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, कि नहीं बताऊं? Should I directly give you final answer of homework questions? Shall I make it a practice? Okay, final answer is sufficient. ठीक है, अब से ऐसा ही करेंगे। 2 यस से 1 नो है, फिर 1 नो है, फिर यस से 9 है, 9 है, 9 है, 9 है, यस है, यस से 9 है, 9 है, यो है। डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन तो मतलब डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। जिसमें डाउट है हम पूछ लेंगे। हाँ, ये भी ठीक है। चलो क्वेश्चन 23 को अब हम ध्यान से पढ़ते हैं, सो दैट आप इसको खुद सॉल्व कर सको। हाँ, शॉर्टकट होगा बेटा, वो तो मैं बताऊंगा ही, डोंट वरी। चलो क्वेश्चन 23 को सब लोग एक बार ध्यान से पढ़ो, यू रीड इट। पढ़ लिया सब लोगों ने? चलो हम देखते हैं। A company wants to invest in a machinery that would cost rupees 50,000 at the beginning of year 1. मतलब 0 ईयर पे 50,000 का आउटफ्लो है। इट इज एस्टिमेटेड दैट, अब मैं जो इंटरप्रीट कर रहा हूं आप देखना कि आपने भी यही सोचा था या नहीं।
ठीक है, 50,000 रुपए का इनिशियल आउटफ्लो है। It is estimated that net cash inflow from the operation will be rupees 18,000 per annum for 3 years. 18,000 रुपए साल 3 साल तक लगते रहेंगे कि मिलते रहेंगे? मिलते रहेंगे। 50,000 लगाओ और 3 साल तक 18,000 कमाओ। The company will have to service a part of the machine at the end of first year at rupees 10,000. The scrap value at the end of year 3 will be rupees 12,500. अब देखो, इनिशियल कैश फ्लो है 50,000 का आउटफ्लो, एनुअल कैश फ्लो है 18,000 का इनफ्लो, टर्मिनल कैश फ्लो है 12,500 का इनफ्लो, टर्मिनल कैश फ्लो इज 12,500 का इनफ्लो, और 10,000 रुपए जो यहाँ पर है ये अदर कैश फ्लो है। अदर कैश फ्लो मतलब फर्स्ट ईयर के एंड पर एक्चुअली आउटफ्लो। तो इनिशियल, एनुअल, टर्मिनल और अदर, इन सारे कैश फ्लोज को मिला जुला करके और हम निकाल लेंगे एनपीवी। अच्छा, एनपीवी के बाद ईएनपीवी भी निकालनी पड़ेगी क्या इस प्रपोजल की? चलो बताओ मुझे। ईएनपीवी भी निकालनी पड़ेगी, हाँ, क्योंकि लाइफ कैसी है? अनइक्वल है। और इफ द कंपनी डिसाइड्स नॉट टू सर्विस द पार्ट, ये वाली 10,000 रुपए की सर्विसिंग अगर आप नहीं करवाते हो, फर्स्ट ईयर पे सर्विसिंग करानी पड़ेगी 10,000 रुपए की। और इफ यू डिसाइड नॉट टू सर्विस द पार्ट, then this part will have to be replaced at the end of second year at rupees 15,500. अब आपके पास ऑप्शन है कि फर्स्ट ईयर में 10,000 रुपए खर्च मत करो, उसकी जगह सेकेंड ईयर में 15,400 रुपीज खर्च करो। बट इन दिस केस द मशीन विल वर्क फॉर द फोर्थ ईयर ऑल्सो, और फोर्थ ईयर में भी 18,000 कमा के देगी, हालांकि स्क्रैप वैल्यू 9,000 रुपए। ये प्रपोजल था कि मशीन को चलाओ 3 साल सर्विसिंग करा, और ये प्रपोजल है कि मशीन को चलाओ 4 साल पार्ट बदल के। तो 0 ईयर पे 50,000 का आउटफ्लो, 1 से लेके 4 साल तक 18,000 का इनफ्लो, फोर्थ ईयर के एंड पर सैल्वेज वैल्यू का 9,000 रुपए का इनफ्लो, और सेकेंड ईयर के एंड पर 15,400 रुपए का आउटफ्लो। सेकेंड ईयर के एंड पर 15,400 रुपए का आउटफ्लो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। Will you recommend service of part at year 1 or at year 2 based on the net present value of its cash flow? तो आपको दोनों की एनपीवी निकालनी रहेगी और दोनों की ईएनपीवी भी निकालनी रहेगी। अब जहां तक सवाल है क्वेश्चन के ये वाले पार्ट का, if supplier gives you a discount of rupees 5,000 for purchase, what would be your decision? तो अब इसी क्वेश्चन को ना आपको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन अब की बार इनिशियल में 50,000 का आउटफ्लो होने की जगह पर 45,000 का आउटफ्लो होगा। नमन इज सेइंग कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल में कॉमन आइटम है, तो इसको दोनों जगह से इग्नोर किया जा सकता है। बिल्कुल सही याद रहा नमन आपको, लेकिन यहां पर ये कंसेप्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ लाइफ कैसी है? अनइक्वल। अगर दो प्रोजेक्ट्स की लाइफ अनइक्वल हो तो फिर भले ही उनमें कोई आइटम कॉमन हो तो भी हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि लाइफ अनइक्वल होने से उसका इफेक्ट आ जाएगा। इसलिए यू कैन नॉट से कि चाहे आप 3 साल चलाओ चाहे आप 4 साल चलाओ, 50,000 की मशीन 45 में आएगी, तो चाहो तो इस डिस्काउंट को इग्नोर कर दो। नहीं कर सकते इग्नोर, क्योंकि मामला ईएनपीवी का है। यहाँ एक्चुअली ये जो आप हाइलाइटेड टेक्स्ट देख रहे हो अभी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन का एक व्हाट इफ एनालिसिस है। पहले एक ओरिजिनल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और फिर हम बोलेंगे व्हाट इफ the price of the machine is not 50,000 rather than it is 45,000। बस ऐसे करके दोबारा करना रहेगा।
ओके, तो ट्राई करोगे इस क्वेश्चन को करके लाओगे कल? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हो ही नहीं पाएगा? कर लोगे ना, मतलब कर लोगे के लिए यस सर लिख दोगे? और नहीं कर पाएंगे के लिए नो सर लिख दो। अच्छा हुआ तुमने ना, किसी ने नो सर लिखा नहीं, क्योंकि ऐसा फॉर्मेलिटी में ही पूछा था मैंने नो सर तो करके तो लाना ही था। ओके, पता था हमें सर। आहा, मेरी सारी चालों से वाकिफ हो गए तुम तो फर्स्ट ग्रुप पढ़ के। चलो कोई बात नहीं, अब मैं नई चालें चलूंगा, डोंट वरी। जैसे मेहमान से चाय पूछते हैं, हाँ हाँ कुछ लोग ऐसे ही पूछते हैं, और भाई साहब चाय तो नहीं पियेंगे? आय हाय। हम्म, बहुत चालें आती है। अरे देखो मिनिल, और हाँ 2020 कर सकते ना, 2020 ऑनलाइन में भी हो जाएगा। पेटीएम नंबर दे दूंगा मैं आपको अपना, बस हाथों हाथ पेटीएम, और 5 सेकंड में पेटीएम नहीं आया 10 सेकंड में तो मीटिंग से ब्लॉक। वेरी सिंपल। मीनल ने 110 रुपए कमाए, पार्टी, वाओ। चलो कोई नहीं, करण बोल रहा हम पेटीएम नहीं चलाता हूँ तो फोन पे चलाओ। तुम तो है ना लमसम आरटीजीएस कर दो 2 लाख रुपए मुझे। चिंता नहीं है कोई करण। चलो भाई, चलो चलो चलो। अब ये मीनल वर्सेस श्रुति का मैच चालू हो गया है, इस मैच को आगे न बढ़ाते हुए, इस मैच को यहीं खत्म करते हुए, इस इनिंग को यहीं खत्म करते हुए, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, replacement decision. NIRC Limited is considering an investment proposal for which the relevant information is as follows. बेटा अभी जो रिप्लेसमेंट डिसीजन है ना, ये जरा अलग तरह की चीज है। अभी तक क्या होता था कि हम क्लीन स्लेट पे लिखते थे, यानी एक नया बिजनेस प्रपोजल होता, फायदे का लिखे तो हाँ करो, नहीं तो ना कर दो। या दो नए बिजनेस प्रपोजल होते हैं और दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, और दोनों में से जो हमारे लिए फायदेमंद होता हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अब बात क्या चल रही है कि अब हम नए की बात नहीं कर रहे, बिजनेस पहले से चला आ रहा है। अब बात बदल गई बेटा, अब नए की बात नहीं कर रहे हैं, पुराने की बात कर रहे हैं। एक बिजनेस पहले से चला आ रहा है, उसमें एक मशीन पहले से चली आ रही है। हमने मशीन को पूछा तू और चलेगी क्या, तो बोला हाँ मैं अभी और 10 साल चल लूंगी। हमने बोला वेरी गुड। तो सुपरवाइजर बोल रहा है क्या वेरी गुड, ये पुरानी मशीन चलने को तो 10 साल और चलेगी, लेकिन ये ना
इतना मेंटेनेंस मांगेगी और इतना खराब क्वालिटी प्रोडक्शन देगी कि आपको प्रॉफिट कम हो जाएगा या फिर लॉस हो जाएगा। तो हमने सुपरवाइजर को बोला फिर तू क्या चाहता है? तो बोला पुरानी हटाओ और नई ले आओ। हमने बोला है क्या बात कर रहा है, पुरानी हटा दे और नई ले आए मशीन? तो बोल रहा हाँ। हमने बोला उससे कोई फायदा, उससे तो नुकसान है। अच्छी खासी पुरानी मशीन चल रही है, कि नई मशीन खरीदने का 1 करोड़ रुपए का खर्चा मैं क्यों करूं, जबकि नई मशीन भी चलना 10 साल ही है। पुरानी भी 10 साल चल सकती थी, नई भी 10 साल चलेगी, तो बेवजह 1 करोड़ रुपए का खर्चा क्यों करूं मैं आखिर? अरे सर 1 करोड़ का खर्चा करोगे ना तो सेल डबल हो जाएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी, इसकी सैल्वेज वैल्यू भी मिलेगी, उस पे कैपिटल लॉस का टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, ज्यादा बड़ी मशीन पे ज्यादा ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करके टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, कई सारी चीजें हैं इसमें। तो अब हमारे सामने दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स हो गए, एक हो गया कंटिन्यू और दूसरा हो गया रिप्लेस। जरा कौन से दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स मैंने कहे, नाम लिख के बताना। हाँ, कंटिन्यू और रिप्लेस, नाम भी सिंपल है, इनकी बात समझ में आनी चाहिए इससे। कंटिन्यू का मतलब पुरानी को ही चलने दो, नई मत खरीदो, पुरानी मत बेचो। और रिप्लेस का मतलब है नई खरीदो और साथ साथ में पुरानी बेच दो, दैट इज रिप्लेस। तो मोटे तौर पे ये ओल्ड वर्सेस न्यू की फाइट है, तो दोनों की एनपीवी निकालेंगे, जरूरत पड़ी तो ईएनपीवी भी निकालेंगे, उसके पहले दोनों के कैश फ्लोज आइडेंटिफाई करेंगे और फिर जिसकी एनपीवी ज्यादा आती होगी उस प्रपोजल को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, जिसकी एनपीवी ज्यादा वो प्रपोजल एक्सेप्ट। इस तरह से कुछ ये रिप्लेसमेंट डिसीजन के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन हम पढ़ के देखते हैं। It says that NIRC Limited is considering an investment proposal for which the relevant information is as follows. नई एसेट आप खरीदने जाएंगे तो 10 लाख की आएगी, उसको इंस्टॉल करने में 2 लाख का खर्चा भी होगा, यानी नई एसेट सब मिला के 12 लाख की पड़ेगी और इसी 12 लाख पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक है, उसके बाद में नई एसेट लाने से ना वर्किंग कैपिटल भी एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी। अब ना बेटा दो चीजों पे ध्यान देना, दो प्रपोजल है अपने पास, एक है रिप्लेस और एक है कंटिन्यू। तो मुझे बताओ ये 12 लाख का आउटफ्लो रिप्लेस वाले प्रपोजल में होगा कि कंटिन्यू वाले में? बिल्कुल सही कहा आपने, रिप्लेस वाले में 12 लाख का आउटफ्लो होगा। 12 लाख भी नहीं बल्कि 14,50,000 का आउटफ्लो होगा, क्योंकि नई मशीन लगाएंगे तो वर्किंग कैपिटल का लेवल ऊपर जाएगा, यानी अपनी जेब से एक्स्ट्रा पैसा हमको बिजनेस में डालना पड़ेगा। वो कितना डालना पड़ेगा? 2.5 लाख। तो ये भी आप चाहें तो मैं इसके आगे ना ऐसा आर लिख देता हूँ कि ये, अच्छा यहाँ नहीं, इसको इस तरफ लिखता हूँ कि ये रिप्लेस वाले प्रपोजल का कैश फ्लो, ये रिप्लेस वाले प्रपोजल का कैश फ्लो है, ये रिप्लेस का कैश फ्लो है। अच्छा, स्क्रैप वैल्यू ऑफ न्यू असेट एट द एंड ऑफ 4th ईयर, बताओ ये टर्मिनल इनफ्लो 4 लाख रुपए में
नई मशीन बेचेंगे, 4 साल बाद नई मशीन बेचेंगे 3.5 लाख में, ये जो टर्मिनल इनफ्लो है ये रिप्लेस वाले प्रपोजल में होगा कि कंटिन्यू में होगा? बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये रिप्लेस वाले प्रपोजल में ही होगा। अच्छा, अब अगर नई एसेट आप लगाएंगे तो हर साल सेल होगी 21,50,000 और हर साल कैश एक्सपेंसेस होंगे 9,15,000। मैं आपको याद दिला दूं कि सेल्स माइनस कैश एक्सपेंसेस करने से जो आता है उसका नाम होता है CFBT। रिवाइज कर लीजिए, सेल्स माइनस कैश एक्सपेंसेस करने से जो आता है उसी को कहते हैं CFBT। तो यहाँ पे CFBT आ रहा है 12 लाख रुपए साल। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, हर साल क्या होगा? 12-12 लाख रुपए का इनफ्लो होगा। बताओ ये रिप्लेस वाले प्रपोजल में है एनुअल इनफ्लो या कंटिन्यू में? बिल्कुल सही पहचाना आपने। करंट बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट, पुरानी एसेट की WDV 4 लाख रुपए है आज, और उसको बेचने जाएंगे तो 5 लाख रुपए में बिक जाएगी आज। तो आज का लिखा है ना, प्रेजेंट स्क्रैप वैल्यू ओल्ड एसेट। चलो पहले 4 लाख के बारे में बताओ, ये इनफ्लो है 4 लाख रुपए या आउटफ्लो? कुछ बच्चे कह रहे हैं कुछ भी नहीं है 4 लाख। बिल्कुल सही पहचाना, ये कुछ भी नहीं है, ये तो बुक वैल्यू है बस। अच्छा बताओ, प्रेजेंट स्क्रैप वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट इज 5 लाख। पुरानी मशीन को आज बेच दें तो वो 5 लाख में बिक सकती है। तो बताइए ये 5 लाख रुपए इनफ्लो तो है बेटा, इनफ्लो तो है, और इनफ्लो भी है ये भी मैं बता देता हूं, और 0 ईयर पे ये भी बता देता हूं। आप पहचानोगे ये कंटिन्यू में है कि रिप्लेस में? Majority is saying continue and majority is wrong. Think about it. बेटा ये कंटिन्यू वाले प्रपोजल में नहीं, ये रिप्लेस वाले प्रपोजल में होगा, क्योंकि कंटिन्यू करने का पता है क्या मतलब है कि ओल्ड एसेट जो चली आ रही है उसी को आगे चलाते रहो, उसको आज बेचने का तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता है। पुरानी एसेट को आज हम बेच रहे हैं, मतलब जरूर उसके बदले में नई एसेट को खरीद रहे हैं। इसीलिए ये 5 लाख का जो इनफ्लो है ये 0 ईयर पे इनफ्लो है, और ये कौन से वाले प्रपोजल में है? रिप्लेस वाले प्रपोजल में इनफ्लो है 5 लाख। अगर रिप्लेस करोगे तो 4 लाख वाली चीज 0 ईयर पर 5 लाख में बिक जाएगी। तो अब इससे दो चीजें होंगी, एक तो 5 लाख का इनफ्लो होगा और दूसरी 4 वाली 5 में बिकेगी, तो 1 लाख रुपए का कैपिटल गेन हो जाएगा। उस कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स देना पड़ जाएगा।
चलो अब आगे प्रेजेंट। अच्छा, रेवेन्यू फ्रॉम ओल्ड एसेट एंड कैश एक्सपेंसेस ऑफ ओल्ड एसेट। अगर पुरानी एसेट ही चलाते हैं तो सेल होगी 19,25,000 और कैश एक्सपेंसेस होंगे 11,25,000, यानी कि नेट कितने हो गए 8 लाख रुपए। ये 8 लाख रुपए का CFBT कौन से प्रपोजल में है, कंटिन्यू में कि रिप्लेस में? यस ऑब्वियसली ये कंटिन्यू वाले में है। 8 लाख का CFBT कंटिन्यू वाले प्रपोजल में। प्लानिंग पीरियड इज 4 years। इसका मतलब ये मशीन चाहे नई हो या पुरानी हो, हमने बिजनेस करना सिर्फ 4 साल है। नई एसेट का डेप्रिसिएशन ना एक अलग ही मेथड से लगा है इसमें, ना तो ये SLM है ना WDV है ना सम ऑफ इयर्स डिजिट मेथड है। ये कहता है कि आप सबसे पहले तो 92% ऑफ द कॉस्ट is to be depreciated in the ratio of 5864। तो जरा कॉस्ट देख के बताना न्यू एसेट की डेप्रिसिएबल कॉस्ट कितनी है। हाँ, 11,04,000। दैट साउंड्स गुड। बाकी लोग सोचो जरा ये 11,04,000 कैसे आया है। बिल्कुल सही है। 12 लाख की एसेट है और उसका 92% राइट ऑफ करना है, तो वो कितना आएगा 11,04,000। इसको आपको बांटना है 5:8:6:4। आई होप आपको रेशियो में बांटते आता होगा। सबसे पहले हम 5 + 8 + 6 + 4 कर लेते हैं। कितना आता है 23 आता है। ठीक है, तो 11,04,000 डिवाइडेड बाय 23 कर लो। 11,04,000 डिवाइडेड बाय 23, बिल्कुल 48,000। बस अब एक बार इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 8 से, एक बार 6 से और 4 से। तो उससे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा नहीं है। अच्छा, अब देखो एग्जिस्टिंग एसेट is to be depreciated at the rate of rupees 1 lakh per annum। वैसे भी उसकी बुक वैल्यू 4 लाख ही है और लाइफ 4 साल ही बची है, तो उस एंगल से भी ठीक है कि हम 1-1 लाख रुपए 4 साल तक हर साल राइट ऑफ करते जाएं। Tax rate is 40% on both revenue as well as capital gain or losses. Should the company install the new asset if cost of capital is 10%? तो अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा कि 2 प्रपोजल बनाने पड़ेंगे, एक कंटिन्यू और एक रिप्लेस। अब जो कंटिन्यू प्रपोजल है ना बेटा, वो तो बहुत इजी है।
उसमें सबसे पहले मैं ले लेता हूं इनिशियल कैश फ्लो। और लकीली यहाँ इनिशियल कैश फ्लो 0 है। आप सोचो, पुरानी एसेट कंटिन्यू करनी है, मतलब पुरानी बेचनी नहीं है, नई खरीदनी नहीं है, वर्किंग कैपिटल में एक्स्ट्रा पैसा डालना नहीं है, कुछ नहीं करना है, पुरानी चल रही है, चलती रहेगी। तो इनिशियल कैश फ्लो कितना हो गया इसमें? nil। फिर हम बात करते हैं नंबर 2, एनुअल कैश फ्लो। आप बताओ मुझे, क्या मुझे इसमें 4 साल की टेबल बनानी चाहिए या एक बार सॉल्व करने से भी हो जाएगा? कहो क्या कहते हो? बिल्कुल सही कहा आपने। एक बार सॉल्व करा ना तो भी हमारा काम हो जाएगा। देखो, तो अब मैं क्या करता हूं, इसको सबसे पहले मैं ले लेता हूं सेल्स, जो कि है 19,25,000। इसमें से मैं माइनस कर दूंगा कैश एक्सपेंसेस, जो कि हैं 11,25,000। तो आ जाएगा कैश फ्लो बिफोर टैक्स 8 लाख। फिर डिप्रिसिएशन, हाँ डिप्रिसिएशन है 1 लाख। तो आ जाएगा पीबीटी। फिर डिप्रिसिएशन के बाद में लगाऊंगा टैक्स एट द रेट ऑफ 40%। तो शायद 2,80,000 आना चाहिए। फिर आ जाएगा पीएटी, 4,20,000। फिर डिप्रिसिएशन ऐड बैक कर देंगे, तो आ जाएगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि अब जब ये कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकल ही गया है, तो क्यों ना हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी यहीं साथ में निकाल लें। तो हम प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर ले लेते हैं, 10% रेट है शायद। हाँ 10% 4 साल, 10% 4 साल, तो शायद 3.170 जैसा कुछ आना चाहिए। अगर मैं राउंड ऑफ करके ले लूं तो 3.170 आ जाएगा, और फिर 3.17 इंटू 5,20,000 करूंगा।
तो 16,48,400 आ जाएगा। और इसमें ना मजे की बात ये है कि इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला है, ये तो बोल रहे हैं कि पुरानी मशीन आज बेच दोगे तो 5 लाख मिल जाएंगे, लेकिन पुरानी मशीन 4 साल चला के बेची तो कितने मिलेंगे, उसको लेकर के क्वेश्चन साइलेंट। तो हम मानेंगे कि वो सैल्वेज वैल्यू फिर कितनी है, नील है। तो एनपीवी सीधे सीधे 16,48,400 ही हो जाएगी। देखो ध्यान से इस सोल्यूशन को। चेक कर लो सब लोग। ओके ग्रेट। तो अब हम ऑप्शन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। सर ये रेवेन्यू एनुअल है तो हमने बस 4th ईयर का फैक्टर क्यों लिया? बेटा ये 4th ईयर का फैक्टर नहीं है, ये 4 इयर्स का एन्युटी फैक्टर है 3.170। ओके अब जो रिप्लेसमेंट ऑप्शन है ना बेटा, इसके 4 साल के लिए ध्यान दो, है ना, क्वेश्चन की तरफ देखो और मुझे बताओ। रिप्लेसमेंट ऑप्शन में 4 साल की टेबल बनानी पड़ेगी या वो भी एक स्टेटमेंट बना के हो जाएगा? बराबर टेबल बनानी पड़ेगी क्योंकि डिप्रिसिएशन हर साल अलग अलग है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हम देखिए किस तरह की टेबल बनाने वाले हैं इसमें। हम कहेंगे पहले एक कॉलम बनाए थे ईयर 1 2 3 4, फिर कैश फ्लो बिफोर टैक्स निकाल लेंगे, फिर डेप्रिसिएशन, फिर पीबीटी, फिर पीएटी और फिर सीएफएटी, और फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 10%। अब जो सीएफबीटी निकलेगा ना, वो निकलेगा सेल्स माइनस कैश एक्सपेंसेस करके। तो सेल्स है 21,50,000 और कैश एक्सपेंसेस हैं 9,50,000। तो 12 लाख का तो आपका सीएफबीटी आएगा। बनाओ टेबल और फिर 4 साल का डिप्रिसिएशन निकाल के लिखो इसमें।
करो फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें अभी इनिशियल कैश फ्लो निकालना बाकी है बेटा। हमने डायरेक्ट स्टेप 2 ले लिया है और वो है एनुअल कैश फ्लो का। इनिशियल निकालना पड़ेगा, टर्मिनल निकालना पड़ेगा, फिर एनपीवी आएगी, फिर डिसीजन लेंगे। लेंदी क्वेश्चन है ये, इसको आज हम यहीं पे छोड़ते हैं। ठीक है, बचा हुआ क्वेश्चन
हाँ बेटा, वो टर्मिनल कैश फ्लो में टैक्स ऑन कैपिटल गेन भी होगा। आप मत करना, लेकिन हम लोग कल क्लास में करेंगे, ठीक है। बचा हुआ क्वेश्चन अब हम लोग फिर कल सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। और कोई डाउट्स है तो अभी पूछ लो बेटा। क्या फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना अभी, तो व्हाट्सएप पे इफेक्टिवली डाउट सॉल्व नहीं होंगे, अभी पूछ लो आप। या कल क्लास स्टार्ट होगी तब पूछ लेना, अगर अभी याद नहीं आ रहा है तो, ठीक है। ऑलराइट देन, थैंक यू, बाय बाय, सी यू टुमारो।